Good morning, students. How are you? I hope that you will be healthy and fine. Students, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में सभी विद्यालयों में ऑनलाइन स्टडी क्लासेस चल रही हैं और हम सभी शिक्षकों का प्रयास है कि आप सभी स्टूडेंट्स तक अपने माध्यम से विधिवत पढ़ाई या स्टडी पहुँचे। इस क्रम में मैं इंटर एग्रीकल्चर की क्लास के लिए अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। आज हम अध्याय 5 जिसका नाम है उत्पादन, अर्थ तथा उपादान। स्टूडेंट्स, इस अध्याय पर मैंने विगत दिनों चर्चा की थी जिसमें मैंने आपको उत्पादन का अर्थ बताया था, उत्पादन के उपादान क्या हैं इसके बारे में चर्चा की थी और आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु को पैदा करना उत्पादन कहलाता है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन का अर्थ होता है किसी भी प्राकृतिक वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में अपनी आवश्यकता अनुसार सृजन करना, अपनी आवश्यकता अनुसार उसे उपयोगी बनाना अर्थशास्त्र में उत्पादन कहलाता है। ये हुआ इसका अर्थ तथा इसके उपादान। उपादान से हम बच्चों देखते हैं उपादान को एक वर्ड और कहा जाता है, साधन वर्ड भी कहा जाता है। साधन, उपादान को साधन भी कहते हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बच्चों, उत्पादन का अर्थ वस्तुओं में क्रिएटिविटी उत्पन्न करना या सृजनात्मकता उत्पन्न करना या उपयोगिता का सृजन करना अर्थशास्त्र में उत्पादन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस पर मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स बनाकर आपको चर्चा की थी और उपादान से तात्पर्य साधन। आपने देखा होगा जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े स्तर पर या लार्ज स्केल पर वस्तुओं के उत्पादन करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए बड़े स्तर पर यदि लार्ज स्केल पर वस्तुओं का उत्पादन करना है तो उत्पादन के जो उपादान या साधन हैं उन साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। हमने अर्थशास्त्र में आपको नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अर्थशास्त्र में कितने साधन हैं उत्पादन की, जिसमें नंबर 1 आपको याद होगा, ज्ञात होगा, भूमि। नंबर 2 श्रम आपको बताया था। नंबर 3 आपको पूंजी। नंबर 4 संगठन या प्रबंधन। और 5th नंबर इज उद्यम, व्यवसाय। या साहस भी कहा जाता है। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, साहस भी इसको बोला जा सकता है। तो उत्पादन का अर्थ बताया। जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता बढ़ी, बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए हमें अर्थशास्त्र में उपादानों का सहारा लेना पड़ता। बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए कोई एक व्यक्ति या साधन मिलकर के बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र में 5 उत्पादन के उपादान या साधन बताए गए हैं। आपके सामने मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था और आपके सामने अभी भी मैं लिख रहा हूँ। इसका मैंने कहा था, अब थोड़ा इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर इसको आगे की जो कक्षाएं होंगी उसमें विस्तार से पाठ दिए गए हैं। भूमि का पाठ दिया, श्रम का दिया, पूंजी का दिया, संगठन का भी दिया, उद्यम का दिया। जो है इसको विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट में अपन देखते हैं कि अर्थशास्त्र में भूमि किसे कहा जाता है। बच्चों, साधारण सी बोलचाल की भाषा में भूमि से तात्पर्य अपन धरती या मिट्टी से लगाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र हर बात को हट करके सोचती है। अर्थशास्त्र में भूमि का क्या अर्थ है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त निःशुल्क उपहार, लाइक वायु, सूर्य की किरणें, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, पठार, खनिज संपदा, तमाम प्रकार की जो प्रकृति द्वारा हमें वस्तुएं दी गई हैं, उसको अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? भूमि के नाम से जाना जाता है। भूमि।
यानी शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त निःशुल्क उपहार भूमि कहलाते हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पठार इत्यादि इत्यादि। ये अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ होता है। श्रम का अर्थ जो होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं कि श्रम किसे कहा जाता है। श्रम एक मानवीय क्रिया होता है। अर्थशास्त्र में श्रम मनुष्य द्वारा किया गया कार्य जिसमें उसका धन कमाने का उद्देश्य निहित हो, यानी धन कमाने की उसकी इच्छा हो, यानी परोपकारी कार्य, चैरिटेबल जो वर्क होते हैं उसको अर्थशास्त्र में श्रम नहीं कहा जाता। आप कितनी भी मेहनत करते रहें, अर्थशास्त्र में हम शॉर्ट में कहेंगे कि मनुष्यकृत आर्थिक क्रिया जिसमें उसका धन कमाने का उद्देश्य निहित हो। मनुष्यकृत आर्थिक क्रिया जिसमें उसका धन कमाने का उद्देश्य निहित हो, ऐसे श्रम को अर्थशास्त्र में श्रम कहा जाता है। यानी हम यदि किसी को, हम जैसे कक्षा में आते हैं, हम विदाउट पेमेंट या किसी तरह का हम पैसा ना लें स्कूल से और मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाए, तो ये श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। ये हो गया चैरिटेबल, यानी आप सेवा भाव के माध्यम से इस कार्य कर रहे हैं, ये अर्थशास्त्र की श्रेणी में श्रम नहीं आएगा। हमारे यहाँ से धन कमाने का उद्देश्य भी निहित हो। श्रम जो किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, आप सभी जानते हैं। एक मानसिक श्रम होता है, दूसरा श्रम होता है आप जानते होंगे शारीरिक। अब ठीक है, ये हुआ। आगे पूंजी किसे कहते हैं? तो बच्चों आपने अर्थशास्त्र में भूमि और श्रम क्या है इन के बारे में जाना। आज पूंजी के बारे में भी हम इसको आप बताने जा रहे हैं। सामान्य सी भाषा में हम पूंजी से तात्पर्य लगाते हैं जो हमारे पास धन होता है, पैसा होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी से तात्पर्य धन और पैसा से नहीं होता है। ऐसा धन से तो होता है, पैसा से होता है, लेकिन ऐसा धन जो और अधिक धनोपार्जन में लगाया जाए, यानी और अधिक धन उपार्जन करने में जो लगाया गया धन होता है उसे पूंजी कहा जाता है अर्थशास्त्र में। यानी घर में रखा पैसा अर्थशास्त्र में पूंजी नहीं होगा, लेकिन घर में रखे पैसे से जो हिस्सा आप और अधिक धन कमाने में लगा देंगे, आपका कार्य या आपका भाव उस पैसे को लगाने का ये हो कि हमें ऐसा पैसा लगाने से और हमें अधिक धन अर्जित हो, ऐसी धन को अर्थशास्त्र में पूंजी कहा जाता है। और बच्चों आप जानते हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी, इन तीनों को कॉम्बिनेशन तालमेल के माध्यम से काम करवाने का, इनसे काम लेने का दायित्व होता है संगठनकर्ता का या प्रबंधनकर्ता का। और इनको संगठित और प्रबंधित तरीके से, संगठित तरीके से कार्य करवाने का काम संगठन या प्रबंधनकर्ता का होता है और इसे संगठन या प्रबंधन कहा जाता है। और अंत में जो पांचवा साधन है, इसमें इस साधन में उद्यम, व्यवसायी, यानी जो व्यक्ति व्यापार व्यवसाय का सूत्रधार होता है, निर्माण करता होता है, स्थापित करता होता है, उसे उद्यम या उद्यमी कहा जाता है। यानी इन तीनों चारों चीज़ों का जो हेड होता है उसको या उनको कहा जाता है, जो व्यापार का मुख्य सूत्रधार होता है उसे अर्थशास्त्र में उद्यम या जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति साहसी या उद्यमी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले दिन हम मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे कि उत्पादन और उपभोग में क्या संबंध है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू गाइस, बाय।